Thank you, sir, for joining us today. So, we are talking about building impact, not hype. और आपने अपने सेक्टर्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखा है, हाइप के पीछे नहीं भागे. तो शुरुआत उसी से होगी क्योंकि आज जिस ज़माने में हैं हम, ट्रेंडिंग्स, रील्स, साथ ही वैल्यूएशंस की बात करते हैं हम, फोमो होता है उस वक्त. लेकिन मिहिर जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी. आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 25 साल से ज़्यादा का वीसी में. आपने 150 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हैं और 80 प्लस, जो मैं डेटा सही हूँ या गलत आप बताएंगे, सक्सेसफुली एग्जिट किया है. तो कुछ फैक्टर्स जहाँ पर आपको लगा कि यस, दिस कंपनी इज बिल्डिंग इम्पैक्ट, और नहीं, ये हाइप चेज कर रहे हैं, वो कैसे डिफरेंशिएट किया आपने? नहीं, सो डिफरेंशिएट बिटवीन हाइप. अब अच्छी बात हुई कि हमने वेंचर कैपिटल तब चालू किया, इन्वेस्टमेंट तब चालू किया जब कुछ भी हाइप नहीं थी. तो पॉइंट ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट में होता है ना, आप जब भी पहले इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो कि बहुत कुछ होने वाला है, ग्रेट है. सो इंडिया में अगर वेंचर कैपिटल फंडिंग लैंडस्केप देखो तो 80% ऑफ द इन्वेस्टर आर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, जिन लोगों ने फर्स्ट लाइफ साइकिल खत्म नहीं किया है. तो अब क्या होता है कि आप कोई भी स्टार्टअप देखते हो तो आपको लगता है इंडिया में सबसे अच्छी बात यह है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन भी जोड़ दो अगर टेक्नोलॉजी कंपनी है तो कोई भी नंबर एक्सेल सीट पे आपका आइडिया बहुत जबरदस्त लगता है कि चलो आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट कर लिया. अब पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ कि नहीं पता नहीं है, बट द पॉइंट इज द वे यू पुट द इंग्लिश पर्सपेक्टिव, नैरेटिव बना दिया, तो अबिलिटी टू हैव योर फर्स्ट फंडिंग इज पॉसिबल. पहला फंडिंग आ जाता है तो फिर क्या होता है, ऑर्केस्ट्रा सेट होने लगता है. तो आप भी बोल रहे हो ग्रेट है, आपका इन्वेस्टर भी बोलता है ग्रेट है, तो कोई और इन्वेस्टर आ जाता है. तो पॉइंट ये है कि हाइप क्रिएट होता है. अब जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होता है उसको लगता है कि यार मैंने एक में इन्वेस्ट किया 10 टाइम्स आएगा, दूसरा मिला ये 20 टाइम्स आएगा. क्यों? क्योंकि आपने दूसरे किसी ने इन्वेस्ट किया, बड़ा नामी आदमी है, ठीक है. सो द पॉइंट इज कि दिस इज व्हाट यू आर ज्वाइनिंग ए बैंड वैगन इन ए पीरियड विच इज वेरी, और आपने ये एक्सपीरियंस तो किया भी नहीं कि फेलियर्स कैसे आएगी. सो व्हाट आई एम सेइंग कि हमने जर्नी तब चालू किया था जब वेंचर कैपिटल एक्साइटमेंट था ही नहीं कभी. तो पॉइंट ये है कि जब आज के दिन में अच्छी बात इंडिया के लिए है कि एवरीथिंग इज इकोसिस्टम इज इन प्लेस. बहुत सारे स्टार्टअप्स है, इंक्यूबेटर है, एक्सेलरेटर है, सपोर्ट सिस्टम है, एंजल इन्वेस्टर से, प्री सीरीज ए से लेके आपको सीरीज डी तक के इन्वेस्टर्स हैं. सो अभी का हाइप है, इट्स अ रियल वन, बट द पॉइंट इज उसमें आप एक्साइटेड होकर गलती करने का चांस आपका बढ़ जाता है. अब आप कैसे फिल्टर आउट करोगे? जब एक्सपीरियंस से आप बैठे होते हो, तो अब वो एक्सपीरियंस बाकी जो लोग ज्वाइन करेंगे, अगर लकी रहे तो कुछ कमाएंगे, और कभी कभी ये नहीं पता पड़ता है कि आपका लक काम कर रहा है या रियल यू हैव चूजन द राइट वन. टोटली एग्री. अमीर जी, आपके पास आऊंगी, बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस है, लेकिन कमिंग टू यू मिस्टर अनुज दलाल, आप ई कॉमर्स में एक बड़ा नाम है, और आज मैं मीशो के CEO से बात कर रही थी, और उनका कहना है कि हमने कस्टमर्स के माइंड पर इम्पैक्ट डाला है अफोर्डेबिलिटी को लेकर. ई कॉमर्स एज अ स्पेस अभी कैसे इवॉल्व हो रहा है, और आपको क्या लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या इम्पैक्ट करेगी? So I would say कि next generation Gen Z, they are someone who are already using social media very easily, and things which is available online, saving your time, getting things like जो यहाँ पे अहमदाबाद में बैठे हैं, बट अगर आपको कुछ चाहिए मुंबई से या मेट्रो सिटी से, so getting it easily at your doorstep. तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स से बहुत ईजी हो चुका है. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट एंड थिंग्स विच यू माइट वांट टू यूज फॉर सम स्पेसिफिक इवेंट, या कोई सोशल इवेंट है या पर्सनल कुछ स्टफ है दैट यू वांट टू यूज, तो वो आपके लिए अवेलेबल है. लाइक साइट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, कीबोर्ड एंड ऑल. सो वी हैव सीन दैट कि वो साइट्स पे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ जहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स है. सो जो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल नहीं है या वो जो शॉप्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन में वो बहुत इजी हो जाता है कि यहाँ से कुछ भी कश्मीर भेजना है, कन्याकुमारी भेजना है, आप भेज सकते हो. सो सर्टनली द स्केल ऑफ ई कॉमर्स इज गोइंग वेरी फास्ट, द अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग वेरी वेल. द इम्पोर्टेंट इज लाइक हाउ यू आर पुटिंग योर प्रोडक्ट एट व्हाट स्टेज, आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे, आप कैसे उसको शोकेस कर रहे हो, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बट येस, इम्पोर्टेंटली उसके साथ हाइप इज ऑल्सो देयर. तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट देख के तो सबको यही लगता है कि ये तो बिकेगा ही बिकेगा, बट द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या जो आपका स्पेंडिंग है, अगर उस पर ध्यान नहीं है
तो मेजोरिटी केस में ये होता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर से ज़्यादा आपका स्पेंडिंग ज़्यादा बढ़ जाता है। थिंग्स कैसे बना रहे हो या आप कैसे अपने आप को प्लेस कर रहे हो मार्केट में, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो यस, आई वुड से फ्लैश सेल्स डिस्काउंट ये ज्यादा कुछ हेल्प नहीं करते, प्रोडक्ट अच्छा हो तो ही वो इम्पैक्ट करेगा दर्शकों को। बाय एनी केस प्रोडक्ट तो चाहिए ही। डिस्काउंट्स आर समथिंग यू आर इनवाइटिंग पर्सन टू ट्राई समथिंग फॉर अ चीपर प्राइस, बट दैट डजंट मीन लाइक इफ यू आर गिविंग डिस्काउंट ऑलवेज, तो आप हर बार अपने आप को ही ब्लीड कर रहे हो एज ए फाउंडर, तो वो लंबा नहीं चलेगा। शायद आप एंट्री पॉइंट के लिए दे रहे हो विच इज स्टिल ओके, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर लाइक द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके मार्जिन सेट नहीं हो रहे तो कंटिन्यूसली कितने टाइम तक अपने आप के पैसे आप वापस देते जाओगे। तो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके ऊपर आपकी जो भी एक्सपेंसेस है, वेदर इट्स अ मार्केटिंग कॉस्ट और द डिस्काउंट्स, दैट ऑल शुड बी एडेड एंड लास्ट में आप अपना खुद का कुछ मार्जिन लेके चलो एंड वो बन रहा है तो देन यस इट इज़ गुड टू गो फॉर। सो या ई कॉमर्स में देर आर मेनी ऑपरेशनल कॉस्ट वी आर सेविंग, like the making of the showroom, continuous salaries, operational cost. So yes, that all you can give back and give it back to the customers. But at the same time, you have to make sure like आपका target audience कहाँ पे, आप कहाँ पे वो पहुँचना चाहते हो. So this is really important. Okay, agree. Now coming to you, Siddharth, EV as a space, अभी भी हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं, इसमें और पोटेंशियल एक्सपैंड होने का। लेकिन अगर मैं बात कहूँ सही शब्दावली का इस्तेमाल करूँ तो ट्रेंडिंग भी काफ़ी है। हर एक नया बंदा, पिछली बार आया हम लखनऊ और कैलकाटा में जब मैं बात करी तो ईवी को लेकर काफ़ी लोग जागरूक नज़र आए मुझे और काफ़ी इंटरेस्टेड भी नज़र आए। आपको क्या लगता है कि ईवी एज ए स्पेस, मोबिलिटी एज ए स्पेस अभी कितना बड़ा ग्रो कर सकता है, और साथ ही क्या एक चीज़ जो यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी? तो ईवी इज अ बिग स्पेस। अभी हमने मार्केट पेनिट्रेट ही नहीं किया फुल्ली तरीके से। लाइक देयर आर, अभी जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन हुआ है वो अर्बन लैंडस्केप में हुआ है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द रूरल मार्केट, सब अर्बन मार्केट, टायर 3, टायर 4, टायर 5 सिटीज इन विलेजेस। एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी पोटेंशियल है। तो टेक्निकली इट्स अ बिग स्पेस, देयर इज अ लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड, देयर इज अ लॉट टू बी डन। इवन टेक्नोलॉजी भी अभी मेच्योर नहीं हुआ है, काफ़ी सारे इनोवेशंस आते रहते हैं, काफ़ी कुछ R&D चल रहा है। R&D से प्राइस भी कम होगा, अडेप्शन भी बढ़ेगा। अभी सच बताए तो काफ़ी जगह पे ईवी कन्वीनियंट भी नहीं है। लाइक इफ़ यू आर बाइंग अ कार, तो इफ यू हैव एन ईवी कार तो इट्स नॉट एज कन्वीनियंट एज अ पेट्रोल कार। लाइक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाता है, बट जब आपको चार्ज करना होता है टाइम तो लगता ही है। तो वो सब चीज़ अभी सॉल्व करना बाकी है, उससे मार्केट ग्रो होगा। आई मीन बिल्डिंग दैट इकोसिस्टम, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन येट इन द ईवी स्पेस। अगर मैं पूछूं सिद्धार्थ, आपने ईवी एज ए स्पेस क्यों चुना? आपको लगा कि आगे जाकर काफी इम्पैक्ट करेगा और एक इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव लाएगा, इसीलिए? क्योंकि जो शुरुआत होती है, जो बुनियाद होती है, वो बहुत अहम होती है। तो ईवी एज ए स्पेस अगर चुना है आपने तो वो क्यों चुना? Well, like I did see it as a good business opportunity. कि उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं, यू कैन बिल्ड अ नाइस ब्रांड, यू कैन, और भी गैप्स भी बहुत है। आप देखो तो ईवी में बैरियर टू एंट्री बहुत कम है, तो हज़ारों कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आपको एक किट मिलेगा, आप घर पे आके उसको जोड़ दो तो आपका बाइक बन गया या आपका 3 व्हीलर बन गया, बेच दो। मतलब आइकिया का फर्नीचर जैसे लेके आओ तो वैसा ही है। बट उससे क्या कुछ क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सो if somebody is willing to invest a little bit in R&D, create a product that is more reliable, create a product that is actually useful, that can give that can increase the convenience of the customer, तो there is still a lot of gap, और वो बहुत कम कंपनीज कर रही है। लाइक एक्चुअल इनोवेशन की बात करें तो ये I don't think even 10% स्टार्टअप्स कर रहे हैं ईवी स्पेस में। तो काफी पोटेंशियल है। इसी पर मिहिर जी, क्योंकि आपने सक्सेसफुली 80+ एग्जिट किए हैं और अभी आप बात कर रहे थे काफ़ी चीज़ें आप फोकस करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले,
तो सबसे बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी कौन सी हुई? कोई ऐसा स्पेस जहां पर जिसने आपके एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड किया हो? और क्योंकि आपके अनुभव से बहुत सीखने को मिलेगा दर्शकों को जो भी ऑनलाइन आपको देख भी रहे हैं, और कब आपको ये समझ में आता है कि ओके यहाँ से अब ये शायद हाइप हो जाए या फिर उतनी ग्रोथ ना दिखे इसलिए एग्जिट करना बेहतर हो? नहीं, सबसे अच्छा जो आपको लुक्रेटिव लगेगा ना, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तभी मस्त लगता है कि आपको लगता है कि नहीं ये दुनिया फोड़ देगा। उसके बाद जब क्लियर कट एग्जीक्यूशन प्लान में आता है ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें वो होने लगती है। एग्जीक्यूशन काफी टफ। हाँ, एग्जीक्यूशन, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल या स्टोरीज देते हूँ जो व्यूअर कनेक्ट कर पाए कि लाइक कैसे हम कोई भी चीज देखते हैं जब कुछ भी नहीं होता है, तो आप किसी चीज को जज करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट है, लर्निंग फेज भी रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2019 का एक एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का एक रिपोर्ट था, मैं 2021 में पढ़ रहा था। अब रिपोर्ट कहता है कि इंडिया में जो, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इनकी सेंसस भी होती है, मीन्स एनिमल की सेंसस भी होती है। तो रिपोर्ट बोलता है कि इंडिया में कैटल है 19 करोड़ पॉपुलेशन, मीन्स काउ एंड मेल काउंटर पार्ट, 11 करोड़ बफेलो, 85 करोड़ पोल्ट्री। अब इतनी बड़ी सेंसस है और इनसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट कुछ हद तक मिलती है। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट कभी 100 ग्राम पर कैपिटा था, 400 ग्राम पर कैपिटा है। फास्ट फॉरवर्ड 25-50 साल में और बढ़ जाएगी। आप इससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रिसोर्सेज प्रॉब्लम कितना होगा। सो अल्टरनेटिव मीट, अल्टरनेटिव प्रोटीन, ये सब उसके बारे में सॉल्यूशंस थे। अब उसके लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन करेगा? तो मैंने कहा कि ग्लोबली क्या हो रहा है, तो सम ऑफ द यूएस कंपनीज वर फंडेड वेरी वेल और इनिशियल लेवल पर ही थे, $1 बिलियन कंपनियां बन चुकी थी, इंडिया में नहीं था। एक फाउंडर मेरे पास आया, बोलता है कि सर हमने प्रोटीन बनाया। मैंने कहा कैसे? तो बोलते हैं कि काऊ को मिल्क को हमने उसके जीन्स को लिया, वी मैनिपुलेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पुट इनटू बायोरिएक्टर और कल्चर सिंथेसाइज किया एंड दैट इज अ प्रोटीन, ग्लोबल पेटेंट करा लिया। अब पॉइंट ये है कि इट कैन बी ए ग्रेट कंपनी, हाउ डू वी नो? इवेल्युएट करो। तो हमने इवेल्युएट किया, वी एंगेज सम ऑफ द सिंगापुर एक्सपर्ट, देन सम एक्सपर्ट इन स्पेन। तो निकल के आया कि उन्होंने बोला हम भी पैसा लगाते हैं। सो वी पुट इन सम मनी, दे ऑल्सो पुट इन मनी, सम ऑस्ट्रेलियन फंड केम इन, दे पुट इन मनी। सो फाउंडर जितना रेज करना था उससे 10 टाइम्स रेज हो गया। सो व्हाट आई एम सेइंग कि दिस टेक्नोलॉजी इज $multi billion वैल्यू। अब एग्जीक्यूशन जब होगा, दे आर इन मिडल ऑफ एग्जीक्यूशन, बट द पॉइंट इज, अब वैसे ही एक हम ये करके बैठे थे, उसके 1 महीने के बाद एक फाउंडर आता है, मुझे बोलता है कि सर क्या आपको पता है कि काउस आर सब्जेक्टेड टू मल्टीपल प्रेगनेंसी? तो मैंने कहा हाँ पता है, मिल्किंग के लिए। तो बोलता है कि नहीं सर, इन डेवलप्ड मार्केट सम ऑफ द काउस इन मिडल ऑफ द प्रेगनेंसी उनको मारा जाता है, क्योंकि उनका जो फीटस होता है, डेड फीटस, उसमें से ब्लड निकालते हैं, वो ब्लड में मैक्सिमम ग्रोथ फैक्टर होता है, वो ग्रोथ फैक्टर से फीटस बोविन सीरम बनता है, एंड विच गोज इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, स्टेम सेल, ये वो वगैरह रिसर्च के लिए। मैंने कहा तुमने क्या किया? तो बोलता है अल्टरनेटिव है। सो इंडिया इज इंपोर्टिंग $multi billion, मीन्स ग्लोबल मार्केट है $multi billion का, इंडिया भी हेवीली इंपोर्ट करता है। अब पॉइंट ये कि अल्टरनेटिव है। हमने कहा कि वैलिडेट कैसे करें? सो इंपोर्टेड की लिस्ट निकाली, एक IIT था, हमने पूछा कर क्या रहे हो? तो वो लोग यूज कर रहे थे, हमने सप्लाई किया कल्चर, एग्जैक्टली सेम वर्क कर रहा था। दैट IIT वॉज इंपोर्टिंग एट 85,000 रुपीज पर ml। इसको पूछा कॉस्ट क्या है? बोलता है कि सर मैं तो लीटर्स में बनाता हूँ। अब आप मानोगे, यही का यही प्रोडक्ट हमने फिर और ढूंढा कि और कोई IIT ये प्रोडक्ट को यूज करती है। देयर इज ICT इन मुंबई, तो हमने उसको सप्लाई किया मटेरियल कि आप इसको देखो, तो वहां से भी सेम रिजल्ट आया। तो हमने कहा कि किसने यूज किया? तो देयर इज अ बॉय कॉल्ड कमल नयन, वो 2 साल से लगा हुआ था चिकन बनाने में, लैब में चिकन बनाने में, लैब में चिकन, हाँ लैब में चिकन बनाने में। अब पॉइंट ये है कि अब उसने यूज किया, हम गए वहां पर, सम ऑफ द नॉन वेज फ्रेंड्स, उन्होंने चखा, बोलते हैं सर सेम टेस्ट सेम टेक्सचर। बोलता है कि 600 इटरेशन में कर चुका हूं, ठीक है, अब मुझे मार्केट ले जाना है। तो हमने कहा कि हमारा पैसा पहले ले ले। अब आप देखो कि आपको सेम टेस्ट सेम टेक्सचर, देन वी सेड कि ओके लेट अस वैलिडेट। तो मुंबई में हमने एक इवेंट किया, 100 शेफ्स को बुलाया, सेलिब्रिटी कुछ शेफ्स भी आ गए, सबने वो कुक भी किया, टेस्टिंग भी किया, बोलते कि बेस्ट है, हाँ लोग लैब ग्रेन चिकन। आप देखो कि जो सर्टिफिकेट्स है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, एंटीबायोटिक नहीं है, कोई डिसीज फ्री है। सो द काइंड ऑफ एबिलिटी दिस टेक्नोलॉजी कैन हैव, इट्स ग्रेट। आप मानोगे नहीं, मैं 1 मिनट लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मैं करके बैठा था, उसके 3 महीने के बाद एक फाउंडर आता है, PhD किया हुआ था सेल इंजीनियरिंग में, बोलता है कि सर इंसानों के ब्लड में ग्रोथ फैक्टर होता है, आपको पता है?
मैंने कहा कि अभी 3 महीने पहले पता चला था कि वो फीटस में होता है, काऊ में होता है, उसके ब्लड में, तो इंसान के ब्लड में भी ग्रोथ फैक्टर होगा, मैं नॉट नेसेसरली दैट पावरफुल। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता सर डायबिटिक फुट होता है ना, इट्स बिग प्रॉब्लम। डायबिटिक पर्सन में अगर वाउंड हो गया, इट्स ए न्यूरोपैथी, मीन्स उसकी स्किन जो पैर में सेंसेशन चला जाता है, तो अगर वुंड हो गया तो इट विल नॉट नेचुरली क्योर, तो पैर काटना पड़ता है। इंडिया में 2 लाख पैर कटते हैं डायबिटीज के कारण, डायबिटिक फुट एम्पुटेशन, ठीक है, 2 लाख हर साल कटते हैं पैर। देर इज नो सॉल्यूशन, देर इज नो सॉल्यूशन ग्लोबली। सो आप एक्स्ट्रापोलेट कर लो कि वर्ल्ड का कितना बड़ा नंबर होगा। ये क्या करता है, बोलता है कि मैं ब्लड, पेशेंट का ब्लड लेता हूं, आई टेक इट टू माई लेबोरेटरी, मैं उसको सेल को री इंजीनियरिंग करता हूं, आई कन्वर्ट इन टू जेल, ट्रांसपोर्ट बैक टू द हॉस्पिटल, वो ड्रेसिंग कर लो जेल का, 21 दिन में ड्रेसिंग निकालो, आपका पैर है हील हो जाएगा 6 महीने में। हमने कहा वैलिडेट कैसे करें? तो यहां पर सिविल हॉस्पिटल में ले गया, बोलता है कि ये डॉक्टर ने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव स्टडी किया है। स्टडी 1 साल पहले चालू हुई थी, 23 पेशेंट पे अप्लाई किया था, ऑल 23 पेयर जो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे फुट एम्पुटेशन के लिए, ऑल 23 ऑफ देम सेव्ड द लेग्स। अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि इतना जबरदस्त इनोवेशन हो रहा है, एंड ईच ऑफ द पोटेंशियल हैज अ $multi-billion। कैन इट बी इज ऑलवेज ए क्वेश्चन मार्क, बट द पॉइंट इज कि अब साइंस में इनोवेशन इतनी चीजें तेज गति से हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। पहले ये नहीं कर पाते थे। आज के दिन में क्या होता है कि साइंस अगर देखो ना तो इवोल्व होता है, कि किसी ने 50 साल पहले किया था, उसकी जर्नी के बाद आप फर्दर करोगे, अभी आप वो कर्व फास्ट हो गया। अग्री। इनफैक्ट आप ब्लैक बोन चिकन की बात कर रहे थे, मेरी बात हो रही थी ईगॉज के फाउंडर से, हाँ। तो उन्होंने लैब में एग बनाया और एक्स्ट्रा प्रोटीन, और कई लोगों को एग की स्मेल से दिक्कत होती है, तो वो चीज़ें हटाई गई और वो अब शानदार वो बिजनेस चल रहा है और काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ब्लिंकिट और क्विक कॉमर्स पे अवेलेबल है। तो ऐसे इनोवेशंस आ रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया है कैसे आप चुनते हैं कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट इनोवेशंस। इसी से अनुज जी, आपसे सवाल मेरा ये, ई कॉमर्स एज ए स्पेस आपने काफ़ी वक्त दिया है उसमें, हमने एक इम्पैक्ट कर लिया। अब हम घर बैठे आराम से सामान लेकर आते हैं, हमें जाके बाहर धूप में देखना नहीं पड़ता। वो भी वैसे अपना अलग मजा है उसका भी, जाकर शॉपिंग करने का। लेकिन यहाँ से और क्या इम्पैक्ट डालेगा ये भारत में, और कितना इम्पैक्टफुल आप देख रहे हैं इसको आगे चलकर? So I mean, I would say it is the same. Like when we started our career, हम सब ने ये सुना था कि हमारे पेरेंट्स 20 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट पैदल चल रहे थे, और हम लोग वही 20 मिनट बचाने के लिए 20 रुपए दे देते हैं या 200 रुपए दे देते हैं। तो द थिंग्स आर गोइंग वेरी फास्ट। चीज़ें जो पहले शायद विद इन अ सिटी अवेलेबल थी, वो स्टेट लेवल पे से अभी हमें मिल रही थी, अभी वो कंट्री लेवल पे हो चुका है, या तो इवन इंट्रा कंट्री भी हो चुका है। तो थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, जो कल कुछ कहीं पे बन रहा है किसी भी वर्ल्ड के कोने में, वो आज पूरे वर्ल्ड के लिए अवेलेबल है। तो स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या वो बन चुका है, या उसका सप्लाई चेन बन रहा है। सो गेटिंग दैट एट योर होम विदाउट फाइंडिंग दैट कि ये आपके कंट्री में है या नहीं है, थैंक्स टू ई कॉमर्स वो बहुत ईजी हो चुका है। द अंडरस्टैंडिंग द डेटा पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली वो तो है, बट द सेम टाइम लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो वो कैसे है? सो आई वुड कैटेगराइज इन 3 कैटेगरी थिंग्स कि एक बिजनेस है जो शायद ट्रेडिशनल है और वो आप पहली बार शुरू कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कैसे उसको स्टार्ट कर रहे हो, क्या आपका कस्टमर ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस कैसे सेट कर रहे हो, आपकी कॉस्ट कैसे बना रहे हो, वेबसाइट या उसकी जो प्रोसेसेस है। मेनली ई कॉमर्स इज समथिंग आई वुड से शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं अनुज जी, बहुत सारे सवाल आते हैं उनके मन में, लेकिन मात खा जाते हैं एग्जीक्यूशन पर, क्योंकि आइडियाज की कमी नहीं है भारत में, पर इम्प्लीमेंट उसको कैसे करें वो बड़ा सवाल होता है। तो आपने अपनी जिंदगी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया? जो यहाँ पे बैठे दर्शक साथी जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, फॉर एनी बिजनेस सेल्स इज अ चैलेंज। बनाना कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे यही शर्ट जो फैक्ट्री में बना हुआ है उसको मुझे 500 या 5000 शर्ट का ऑर्डर देना है, आई एम श्योर दे नो हाउ टू गेट इट डन इन दैट फैक्ट्री, या तो वो आउटसोर्स कर देंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसेस ऑटोमेट हो चुकी है, या हमें उसके प्रोसेसेस या एसओपी मालूम है
बट सेल्स ऑटोमेट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर की बिहेवियर कस्टमर टू कस्टमर चेंज होने वाली है। तो ई कॉमर्स में आप अपना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं दे रहे हो, आप अपने टाइम पे या वहाँ पे लोकेशन पे भी नहीं हो, जस्ट योर वेबसाइट और योर रिटर्न presentation or the video or the social media presence will allow you to sell something। अगर उससे कुछ बन रहा है एंड आप दिन के एक ऑर्डर से 100 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर, 5000 ऑर्डर तक जा रहे हो, तो सेल्स ऑटोमेशन हो चुका, तो सर्टनली आपका मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन वाला जो प्रोक्योरमेंट है वो हर बार इजी है। सो इट्स नॉट दैट इजी। अगर वो बन गया तो आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू डू द सेम, राइट? क्योंकि वहां पे आपकी जो इनिशियल कैपेक्स है टू सेटअप योर शोरूम वो भी उतना नहीं है फॉर मेकिंग ऑफ वेबसाइट, तो वो टफ तो है। बट उसमें जो गलतियां हो रही है यही है कि फर्स्ट टाइम में जो वेबसाइट बनाते हैं तो मुझे भी मैसेजेस आते हैं 3999 में वेबसाइट बन रही है, 4000 में और 4 लाख में भी बन रही है, तो वो कहाँ पे फर्क है? तो सेल्स ऑटोमेशन के लिए जो एसओपी बन रही है, जो प्रोसेसेस बन रही है, जो वेबसाइट या आपका जो लुक एंड फील है, कस्टमर का ट्रस्ट है, राइट? क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट, शुड आई यूज माई क्रेडिट कार्ड ओवर हियर और नॉट? मुझे ऐसा मालूम है कि किसी कॉस्मेटिक साइट का मेरे पास ऑर्डर आया था, आई सॉ दैट इतने छोटे छोटे पिक्चर्स लगाए हुए थे, अगर वो क्रीम मुझे बोला भी जाए ना एज अ फ्री में देके भी, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं यूज करूँ या ना करूँ। तो अगर उसके लिए मार्केटिंग कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एडवर्टाइज दिखा रहे हैं, यस पीपल विल लैंड ऑन द वेबसाइट, बट द मोमेंट दे लैंड ऑन द वेबसाइट दे विल नॉट फील दैट कि शुड आई बाय इट। So the trust factor is really important. The processes are important. How soon you are getting checkout. So start from the landing page to the checkout is really important. Second, the return policy. क्योंकि majority time here it is a one customer wants COD. पहली बार ऑर्डर करना है तो मुझे पैसे नहीं देने हैं, एंड अगर मैंने पैसे दिए हैं, प्रोडक्ट आ गई है और मुझे मजा नहीं आया है, तो आई फील कि मुझे पैसे जल्द से जल्द मिल जाए। सो विद इन 24 to 48 आवर्स अगर मुझे रिटर्न के पैसे मिल चुके हैं, आई सर्टनली गेट रेडी कि मैं वापस से इस पे नया ऑर्डर करूंगा। बट अगर वो प्रोसेस मेरे लिए हैसल वाली है तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। कस्टमर एक्सपीरियंस को और इनहैंस करना एक बड़ा चैलेंज होता है, जो उसी पे काम करना चाहिए, तो वही ट्रस्ट बिल्डिंग, क्योंकि फिजिकल टच नहीं है, तो आपके पास जो टेंजिबल चीजें हैं ऑफलाइन स्टोर में वो ऑनलाइन में नहीं है। किसी के जाके बात करो या झगड़ लो, वो हो नहीं सकता ऑनलाइन में। तो सर्टनली यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो टेंजिबल पॉइंट्स है, आपके जो कस्टमर डिलाइट के पॉइंट्स है, और इसी में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। इसी से सवाल सिद्धार्थ मेरा आपसे है कि टेक्नोलॉजी और आपके पूरे स्पेस में तो टेक का एक बड़ा रोल है। अब एआई जिस तरीके से तब्दील हो रहा है, डेटा साइंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी के बिना कोई अब स्टार्टअप हो सकता है क्या? और टेक कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अब भारत में इम्पैक्ट करने के लिए? टेक्नोलॉजी के बिना स्टार्टअप मतलब it's difficult to imagine at this point. कितना जरूरी है टेक्नोलॉजी? Even in manufacturing, technology has gone into manufacturing processes. जो भी अभी machines आते हैं उसमें technology होता है, उसमें software होता है. Even running a business, you need ERP systems. Sales manage करने के लिए you need technology. Then you analyze data. Like I was in analytics before I started this company. I worked for 4 years data science में. So it's like I see a lot of potential in almost all business. Are you implementing data science and AI in right now your business? No, no. We वैसा है कि it's जहाँ पे जरूरत होती है उधर ठीक है। अभी तो हम नहीं यूज कर रहे, but I do see that we can use AI and data science in our operations. Not in the product itself, but in our operations. And when it comes to the product, I mean, there is a limitation. I mean, depending on the product you make, थोड़ा tech has become kind of a trend कि चलो डाल देते हैं, रिक्शा बना रहे तो भी ऐप डाल दिया. For creating hype, you mean? हाँ, for creating hype. तो I mean, I personally think कि like it's like you have to go to the basics, try to ask yourself कि is it a necessity, like ये जो tech डाल रहे हो, is it a must have, is it a good to have कि customer को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप news के लिए डाल रहे हो। जैसे अभी मतलब if I'm making a rickshaw, then if I make an app to turn on the auto,
तो उसमें अभी का सिचुएशन इसकी चाबी लगाया और लिवर मारा, बट वरना इफ आई हैव एन ऐप देन इट साउंड्स गुड, बट फिर क्या होगा कि फोन निकाल रहा हूँ, फिर अनलॉक कर रहा हूँ, ऐप ढूंढ रहा हूँ, ऐप को अनलॉक कर रहा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी तो चाहिए, सारे एप्स फिर हाँ भाई, फिर बैटरी कम है, सिग्नल नहीं मिल रहा, वो सब tools, tech tools can become sometime distraction also. It's a big हाँ, problem. We don't talk a lot about it, but questions उठ रहे हैं इसको लेकर भी. I mean, if you are forcing it to the customer, then it's a hassle. But if it's solving an actual problem, then it makes sense because we do use an IoT in our vehicles. But the problem that it's solving is it's tracking the vehicle. If it gets stolen, then you can track it and find it and get it back. So in those cases, it's useful to use tech. But otherwise, I mean, at the end of the day, you have to understand the requirement of the customer. You know, for them, like, I am in the three-wheeler, two-wheeler space. So, like, for a three-wheeler customer, their requirement is return on investment. They are buying a rickshaw for their business. They want to make money out of it. If you keep pushing tech in it, like, and making the product expensive and fancy, तो उसका ROI बैठेगा नहीं, मतलब जो ही वो हम बात कर रहे थे कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को enhance वही 5-10 कस्टमर मान जाएंगे, बट उसके बाद क्या? ओके, बहुत शुक्रिया अनुज जी, सिद्धार्थ जी और मीर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतने अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए, इनफैक्ट बताने के लिए कि बिल्डिंग इम्पैक्ट कितना जरूरी है बट नॉट हाई. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.